I hope you are enjoying the blessings of this holy month. Right, so this is the agenda for today. As I told you yesterday that we are going to do a new topic, and that is life cycle costing. That comes under cost planning, just like the previous topic. So in this lecture, we will talk about the problems with the previous costing technique we were using. And then we will introduce this concept of life cycle costing. We will talk about the product life cycle, and we will talk about the product life cycle analysis. We will discuss the mechanics, and we will see various strategies to maximize return over the product life cycle. And we will also explore some of the link of this concept with the strategic choices. So this is the agenda for this class. So basically, we're going to cover this topic from the book of ACCF5 Kaplan. मैंने इसका जो relevant extract था chapter का वो भी आपसे share कर लिया. तो मैं अभी quickly उसी में से, now this is the chapter from where we are learning this topic today. एक और भी नोट्स हैं वो मैं आज अभी इस लेक्चर के बाद अपलोड कर दूंगा. वो P2 सीमा की किताब से एक दो चीज़ें हैं जो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ. और मैंने साथ ही साथ आपके जो गूगल क्लासरूम है उसमें प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी अपलोड कर दिए हैं. ऑब्वियसली आज की क्लास में तो हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस नहीं करेंगे, बट इन टुमारोज क्लास वी विल डू द प्रैक्टिस रिलेटेड टू लाइफ साइकिल कॉस्टिंग. मैंने पहले अपलोड कर दिए ताकि आपको आज के लेक्चर के बाद कोई प्रॉब्लम ना हो और आप अगर प्रैक्टिस कर सकें तो बहुत अच्छा है, अदरवाइज कल की क्लास में हम करेंगे. Okay, जी, with this prelude, let's talk about the concept life cycle costing. अब पहली बात तो ये समझें कि life cycle costing एक modern और एक advanced और एक new जो है वो costing technique है. आपने मैनेजमेंट अकाउंटिंग में एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग भी पढ़ा होगा. यहाँ पे भी आप दोबारा अगले कुछ हफ्तों में एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग पढ़ेंगे. इसके अलावा आपने नाम सुना होगा टारगेट कॉस्टिंग का, वो हमारा अगला टॉपिक है. अभी जितनी भी चीजें हैं, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग, टारगेट कॉस्टिंग, थ्रूपुट अकाउंटिंग, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, इनको हम कहते हैं जी ये मॉडर्न कॉस्टिंग टेक्निक्स हैं. अच्छा, जब बात होती है मॉडर्न की, कंटेम्पररी की, सो आई एम जस्ट राइटिंग द वर्ड मॉडर्न हियर. तो जब बात होती है जी मॉडर्न की कि ये एक एडवांस टेक्निक है, मॉडर्न टेक्निक है, तो कहीं ना कहीं हमें ये समझना पड़ेगा कि व्हाट वाज अ ट्रेडिशनल टेक्निक और उसके 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 प्रॉब्लम्स क्या थे जिसके लिए हम इस टेक्निक की बात कर रहे हैं. तो लाइफ साइकिल कॉस्टिंग के जो ट्रेडिशनली हम कर रहे थे वो हमें समझना पड़ेगा. सो व्हाट वी वर डूइंग ट्रेडिशनली हम पीरियोडिक कॉस्टिंग कर रहे होते हैं. तो अगर मैं आपको कहूँ लाइफ साइकिल कॉस्टिंग के ऑपोजिट कॉन्सेप्ट क्या होगा, या एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिसका मॉडर्न वर्जन लाइफ साइकिल कॉस्टिंग है, सो उसको हम कहते हैं पीरियोडिक कॉस्टिंग. So what we are saying here is that traditional costing techniques were based on screen नजर नहीं आ रही. Okay, मैंने पहले आपसे कहा था कि चेक कर लें स्क्रीन. Okay, let me just share again. Screen. जी, आप कंफर्म कीजिएगा स्क्रीन का. ओके जी, तो हमें शो हो रही है, राइट. तो स्क्रीन अब शो हो रही है. अगर अब किसी को नहीं हो रही तो उस मेरे एंड पे कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके जी, सो मैं बात कर रहा था ट्रेडिशनल टेक्निक की. तो ट्रेडिशनल टेक्निक व्हिच इज आल्सो नेम्ड एज पीरियोडिक कॉस्टिंग, उसमें क्या होता है, उसमें हम जो है पीरियोडिकली चीजों की कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं पीरियोडिकली, और पीरियोडिकली ही हम उसकी प्रॉफिटेबिलिटी को एग्जामिन करते हैं. आपने इससे पहले कुछ स्टेटमेंट्स बनाई होंगी, मैं उन स्टेटमेंट्स का नाम ले देता हूं. आपने कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर एंड सोल्ड स्टेटमेंट बनाई होगी.
तो कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर एंड सोल्ड स्टेटमेंट में क्या होता है, आप एक सर्टेन पीरियड के लिए किसी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में, लेट्स अज्यूम कि वो एक ही प्रोडक्ट बना रही है, आप उस प्रोडक्ट की टोटल कॉस्ट जिसमें मटेरियल लेबर ओवरहेड होता है फॉर दैट पीरियड, यानी कि अगर हम 2019 की बात करें तो 2019 में लगने वाला मटेरियल, 2019 में लगने वाला लेबर, 2019 में लगने वाली ओवरहेड्स, उसको हम एक्यूमुलेट करते हैं और फिर हम मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट फॉर द पीरियड कैलकुलेट करते हैं और उसी की बेसिस पे हम यूनिट प्रोडक्ट कॉस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। और फिर उसी की बेस पे हम आगे चले जाते हैं और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड स्टेटमेंट बना लेते हैं और फिर उसी की बेस पे हम उससे आगे चले जाते हैं और इनकम स्टेटमेंट बना लेते हैं, जिससे हमें एक साल में होने वाला, एक पीरियड में होने वाला प्रॉफिट या लॉस पता लग जाता है। तो ये हम क्यों कर रहे होते हैं? ये हम इसलिए कर रहे होते हैं क्योंकि हमारा जो ट्रेडिशनल मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिस्टम है वो बेस कर रहा होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग ईयर पे। तो चूंकि हमने अल्टीमेटली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी होती हैं और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में पीरियोडिसिटी का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन भी है, तो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पीरियोडिकली बनाते हैं। और चूंकि हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट पीरियोडिकली चाहिए तो पीछे जो सपोर्टिंग कॉस्टिंग सिस्टम होना चाहिए वो भी पीरियोडिक होना चाहिए। सो दैट इज व्हाई वी कैलकुलेट कॉस्ट and revenues and profits of the product on a certain period, and then we calculate the profitability for that period as well. अच्छा जी, अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम हम समझने की कोशिश करते हैं और उसके लिए मैं एक डिफरेंट स्लाइड पे चलता हूं। तो अब यहां पे समझिएगा कि चूंकि पीरियोडिक कॉस्टिंग में कॉस्ट एक्यूमुलेट की जाती है फॉर अ सर्टेन पीरियड और उसको मैच किया जाता है रेवेन्यूज फॉर अ सर्टेन पीरियड, तो जो प्रॉफिट एनालिसिस है पीरियोडिक कॉस्टिंग में, उसमें एक प्रॉब्लम आ सकता है। प्रॉब्लम क्या है कि इनिशियल पीरियड्स में जनरली चूंकि ज्यादा कॉस्ट होती हैं, डेफिनेटली आप एक प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं, उस पर R&D की कॉस्ट है, उसकी डेवलपमेंट की कॉस्ट है, इनिशियली आपकी उस पर मार्केटिंग की कॉस्ट हाई होगी, इनिशियली रेवेन्यूज कम होंगे। सो डेफिनेटली अगर आप प्रॉफिट एनालिसिस को बेस कर रहे होंगे पीरियोडिक कॉस्टिंग पे, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि इनिशियल प्रोडक्ट के लॉसेस ज्यादा हों इनिशियली और फिर सब्सिक्वेंटली जो है वो प्रोडक्ट आहिस्ता आहिस्ता जो है वो प्रॉफिट्स गेन करे। अब इनिशियली लेट से पहले 1-2 सालों में जब R&D की कॉस्ट और जब डेवलपमेंट की कॉस्ट और मार्केटिंग की कॉस्ट बहुत ज्यादा है, तो इनिशियली प्रोडक्ट लॉसेस से क्या होगा, प्रोडक्ट लॉसेस में कॉज सीरियस कंसर्न टू द मैनेजर्स अबाउट द प्रोडक्ट्स वायबिलिटी। और वो क्या कर सकते हैं जी, जब वायबिलिटी को देखते हुए वो देखते हैं कि जी प्रोडक्ट क्योंकि कॉन्टिन्यूस लॉसेस कर रहा है तो दे माइट डिसकंटिन्यू द प्रोडक्ट विदाउट रियलाइजिंग दैट फ्यूचर प्रॉफिट्स में कॉम्पनसेट द लॉसेस। तो थोड़ी सी एक मायोपिक थिंकिंग है, एक लिमिटेड वे में हम सोच रहे हैं कि अच्छा करंट पीरियड में हमें प्रॉफिट नहीं हुआ, हम फ्यूचर पीरियड्स को नहीं देख रहे होते, फ्यूचर पीरियड्स विजिबल नहीं होते। तो इसकी एक इम्प्लीकेशन क्या हो जाती है, इसकी इम्प्लीकेशन ये हो जाती है कि पीरियोडिक कॉस्टिंग में रिजल्ट इन रॉन्ग प्राइसिंग एंड दस मेकिंग अ कंपनी कंपैरेटिव। ना सिर्फ प्रोडक्ट की वायबिलिटी का प्रॉब्लम आएगा, बल्कि प्रोडक्ट की वायबिलिटी के अलावा जो प्राइसिंग के इश्यूज हैं उसमें भी हम रॉन्ग प्राइसिंग की तरफ जा सकते हैं। क्योंकि डेफिनेट सी बात है, जब हम पीरियोडिक कॉस्टिंग करेंगे और अगर एक सर्टेन पीरियड की कॉस्ट ज्यादा आ रही होगी तो हम उस कॉस्ट की बेस पे प्रॉफिट मार्कअप मार्जिन डाल के प्राइस भी हाई कर रहे होंगे, और अगर हम प्राइस हाई करते हैं तो वी मे लूज इन द कंपटीशन। यहाँ से अब डेफिनेटली एक स्ट्रैटेजी के साथ लिंक बन जाता है। So the bottom line is this, कि periodic costing does not allow managers to see beyond the current period and thereby result in myopic view of costing. अब ये बड़ा important point है और इस point को मैं relate करूंगा SMA के साथ भी, ठीक है जी। जब हम traditional मैनेजमेंट अकाउंटिंग को कंपेयर करते हैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट अकाउंटिंग के साथ, तो उसमें हम ये बात जरूर करते हैं, जिस तरीके से एक पॉइंट जो अब तक मैं आपको बता चुका हूँ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, उसमें मैंने बहुत एम्फसाइज किया कंपैटिटर्स पे कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक ऐसी मैनेजमेंट अकाउंटिंग है जिसमें कंपैटिटर्स को प्राइम इंपॉर्टेंस दी जाती है एंड वी लुक इनटू द एक्शंस ऑफ द कंपैटिटर बिफोर मेकिंग आवर वेरियस डिसीजंस। तो यहाँ पे जो दूसरा पॉइंट अब यहाँ पे आ रहा है वो ये है कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट अकाउंटिंग ऐसी मैनेजमेंट अकाउंटिंग है जो सिर्फ करंट पीरियड को नहीं देखेगी, बल्कि वो आने वाले पीरियड्स को भी देखेगी, और वो लिमिटेड व्यू पे नहीं जाएगी, बल्कि वो जो है वो फ्यूचर पीरियड्स को देखते हुए ब्रॉडर व्यू की तरफ जाएगी। सो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज not only concerned with the current period but it is also concerned with future periods ahead.
तो होना क्या चाहिए? अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप सिर्फ करंट पीरियड्स की कॉस्ट और रेवेन्यूज की बेस पे उसका प्रॉफिट कैलकुलेट कर लें और आपको अगले आने वाले प्रॉफिट्स का कोई आइडिया ना हो। सो विद दैट प्रॉब्लम, अच्छा इसमें एक और पॉइंट जो रह गया उस पर भी मैं थोड़ा सा यहाँ पे एलैबोरेट कर देता हूँ। ट्रेडिशनली आपको पता है कि अगर मैं पीरियोडिक स्टेटमेंट बना रहा हूँ तो हम R&D के साथ क्या करते हैं? R&D मैंने आपको बताया कि दैट इज अ कॉस्ट व्हिच इज इवन इनकर्ड बिफोर वी इंट्रोड्यूस द प्रोडक्ट। तो R&D की कॉस्ट हम जो है वो अकॉर्डिंग टू दी स्टैंडर्ड्स, आपको पता है रिसर्च ही एक्सपेंस का एक सेपरेट ट्रीटमेंट है और डेवलपमेंट की कॉस्ट एक सेपरेट ट्रीटमेंट है, बट बेसिकली R&D cost is expensed in the period and somehow हो सकता है वो पिछले पीरियड में आपने रिसर्च की, पिछले पीरियड में एक्सपेंस कर दिया और इस पीरियड में आप एक प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं तो उस पीरियड में आप ऑब्वियसली R&D की कॉस्ट इंक्लूड नहीं कर रहे। तो R&D की कॉस्ट की भी डिफरेंट ट्रीटमेंट्स हैं। उसके अलावा आपके कॉन्सेप्ट्स प्रोडक्ट और पीरियोडिक कॉस्टिंग के वो भी बहुत डिफरेंट हैं। सो बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग्स and in order to remove the limitations of periodic costing, the concept of life cycle costing does not focus on current period. Rather, life cycle costing estimates the cost. अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ कि life cycle costing क्या करेगा। Life cycle costing estimates the cost for the entire life cycle and then matches them with the estimated revenue from the entire life cycle of the product. अभी हम जरा अंडरस्टैंड करेंगे प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को सेपरेटली, बट राइट नाउ मैं ये कह रहा हूँ कि आप पीरियोडिक प्रॉफिट ना निकालें बल्कि लाइफ साइकिल प्रॉफिट कैलकुलेट करें। और लाइफ साइकिल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगा? बाय कंपेयरिंग लाइफ साइकिल रेवेन्यूज विद लाइफ साइकिल कॉस्ट। तो अब हमने ये नहीं करना कि 2019 के रेवेन्यूज को 2019 की कॉस्ट से कंपेयर करें, बल्कि अब हमने ये करना है कि अगर एक प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल 5 सालों का है, यानी कि 5 साल में वो प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस होके अल्टीमेटली ग्रोथ और मैच्योरिटी और डिक्लाइन, अभी मैं इसको इंट्रोड्यूस कराता हूँ। 5 साल में वो प्रोडक्ट मार्केट में इंट्रोड्यूस होने से लेकर एग्जिट होने तक 5 साल का टाइम लग जाता है। तो 5 के 5 साल, या यूं समझ लिया वो प्रोडक्ट मार्केट में 5 साल रहता है, सर्वाइव करता है। तो 5 के 5 सालों का रेवेन्यू हम कंपेयर करेंगे 5 साल की कॉस्ट से, तो तब हमें पता लगेगा कि ओवर इट्स एंटायर लाइफ क्या ये प्रोडक्ट जो है उसको प्रॉफिट आता है या लॉस आता है। तो फर्क एक ही चीज का है, पीरियोडिक थिंकिंग का वर्सेस लाइफ साइकिल अप्रोच का, कि इंस्टेड हम फोकस करें करंट पीरियड पे, हम फोकस करेंगे इंटायर लाइफ ऑफ द प्रोडक्ट पे। तब हमें बेहतर तरीके से पता लगेगा कि क्या प्रोडक्ट प्रॉफिटेबल वाकई है या नहीं है ओवर इट्स इंटायर लाइफ साइकिल। और अगर हमें ये लगता है कि प्रोडक्ट अपने इंटायर लाइफ साइकिल में प्रॉफिटेबल नहीं होगा, तो अभी चूंकि हमने प्रोडक्ट को लॉन्च किया नहीं है, ये तो एनालिसिस सारा का सारा पहले हो रहा है एंड दैट्स व्हाई हम इसी को कॉस्ट प्लानिंग कहते हैं। ये सारा कुछ हम प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले कर रहे हैं। तो इन केस प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले जब आप एस्टिमेट करते हैं लाइफ साइकिल रेवेन्यूज, और जब आप एस्टिमेट करते हैं लाइफ साइकिल कॉस्ट, और जब आप एस्टिमेट करते हैं लाइफ साइकिल प्रॉफिट, और अगर आपको ये लगता है कि ये जो एस्टिमेटेड लाइफ साइकिल प्रॉफिट है ये कम है या इवन ये लॉस है, तो फिर आप क्या करोगे? आप मुख्तलिफ स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट करोगे जिससे आप अपने इस लाइफ साइकिल रिटर्न को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करोगे। डेफिनेटली इन स्ट्रैटेजीज में रेवेन्यू का बढ़ाना, प्राइसिंग की स्ट्रैटेजीज, कॉस्ट का कम करना, देयर आर सो मेनी थिंग्स व्हिच वी कुड डू, और अभी हम इस लेक्चर के एंड में इन स्ट्रैटेजीज पे भी बात करेंगे। सो राइट नाउ जो 2 पॉइंट मैंने आपको एस्टैब्लिश किए हैं अब तक, और अभी मैं इस पे आपसे कोई क्वेश्चन ले लेता हूं अगर आपको इसमें कोई एम्बिगुइटी हो रही है। तो 2 पॉइंट्स हमने एस्टैब्लिश किए हैं। पहला पॉइंट ये है कि आपकी ट्रेडिशनल जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिस्टम है उसमें सर्टेन लिमिटेशंस हैं, और उन लिमिटेशंस को दूर करने के लिए हम लाइफ साइकिल कॉस्टिंग की तरफ जा रहे हैं।
और उसमें लिमिटेशन है क्या? लिमिटेशन ये है कि वो करंट पीरियड को ज्यादा तरजीह देता है ट्रेडिशनल सिस्टम और फ्यूचर पीरियड्स को इग्नोर करता है। और उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम होता है? उसकी वजह से आपकी थिंकिंग जो है, जो आपकी डिसीजन मेकिंग है, वो मायोपिक हो जाती है, लिमिटेड हो जाती है। आपको बिगर पिक्चर नजर नहीं आ रही होती। तो अगर आपने बिगर पिक्चर देखनी है और प्रोडक्ट की सही पैमाने पे सक्सेस या फेल्योर को जांचना है, तो उसके लिए हमें अपनी सोच को बदलना होगा और उसके लिए हमें लाइफ साइकिल अप्रोच पे जाना होगा। सो दीज आर द टेकिंग्स फ्रॉम दिस पार्ट ऑफ द लेक्चर। अभी मैं इसके बाद आपको बताता हूँ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या होता है और इस अप्रोच को अप्लाई किस तरह करते हैं, and we will do some demonstration question as well. So at this point, I might take one or two questions. So let me check at the box. Question and answer box. Sir, today is my first class. Kindly let me know where to get all these notes. ये मैं बिल्कुल क्लास लेक्चर के एंड में बताऊंगा। अब मैं let me just finish with this lecture. एंड में मैंने फिर एक दफा वो स्लाइड रखी हुई है, उसमें मैं आपको गाइड कर देता हूँ। ठीक है जी। In life cycle costing, will we use relevant incremental cost just like in investment appraisal? ये बहुत अच्छा सवाल है कि क्या हम लाइफ साइकिल कॉस्टिंग में रेलेवेंट और इंक्रीमेंटल कॉस्ट यूज करेंगे जिस तरह के हम इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में करते हैं। देखिए, लाइफ साइकिल कॉस्ट का कॉन्सेप्ट, वैसे तो अभी मैं ये आगे बात करने जा रहा था, लेकिन अगर आप लाइफ साइकिल कॉस्ट के कॉन्सेप्ट को वैसे ही एक लफ्जी मतलब के तौर पे भी समझें, तो लाइफ साइकिल के कॉन्सेप्ट ये कह रहा है कि वो तमाम कॉस्ट जो किसी भी प्रोडक्ट के शुरू से लेकर एंड तक लग रही है, मैं यहाँ पे शुरू और एंड का वर्ड यूज कर रहा हूँ, आगे मैं इसको शुरू को भी बता देता हूँ, एंड का टेक्निकल वर्ड बता देता हूँ, लेकिन एक वो तमाम कॉस्ट जो एक प्रोडक्ट के स्टार्ट से लेकर एंड तक लग रही है, हमने वो तमाम कॉस्ट को एक्यूमुलेट करना है। तो इसके अंदर डेफिनेटली फिर इंक्रीमेंटल की सेंस नहीं आएगी। हमने इजाफी लगने वाली कॉस्ट को नहीं देखना, हमने टोटल कॉस्ट को देखना है। तो हम टोटल कॉस्ट को एक्यूमुलेट करेंगे। तो इसका जवाब ये है कि हम रेलेवेंट और इंक्रीमेंटल की सेंस में भी नहीं सोच रहे। ठीक है जी। और एक और सवाल है कि ये प्रोडक्ट अप्रेजल और फाइनेंशियल फिजिबिलिटी के लिए यूज किया जाता है। ये भी अच्छा सवाल है और किसी हद तक इसका जवाब ठीक भी है। अभी हम भी इसको कॉस्ट प्लानिंग के टूल के तौर पे पढ़ रहे हैं। तो डेफिनेटली प्लानिंग जो है वो इनिशियल फेजेस पे ही होती है और वो फिजिबिलिटी को देखने के लिए और प्रोडक्ट अप्रेजल के लिए ही होती है। तो इन अ सेंस ये बात ठीक है, लेकिन हम इस अप्रोच को कंट्रोलिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं। आगे मैं इस पे बात करूंगा। बट एनीवेज, योर ऑब्जर्वेशन इज वेरी राइट। ओके जी, ये यही 2-3 क्वेश्चन से इसका जवाब मैंने दे दिया। नाउ स्टॉप आस्किंग मी क्वेश्चंस ताकि मैं अपने अगले पॉइंट पे चला जाऊं और फिर मैं आपको वो इंट्रोड्यूस कराने के बाद फिर एक दफा मौका देता हूं टू आस्क मी सम क्वेश्चन। तो जी, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या है? Product life cycle is the process a product is developed and goes through from when it is first introduced into the market until it declines or is removed from the market. वही जो बात मैं कह रहा था कि जब एक प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कराया जाता है मार्केट में, उस वक्त से लेकर उस वक्त तक जब वो मार्केट से चला जाता है, रिमूव हो जाता है, तो वो जो सारा उस वक्त इंट्रोडक्शन से लेकर डिक्लाइन तक का जो प्रोसेस है जिससे एक प्रोडक्ट गुजरता है, उस प्रोसेस को हम कहेंगे प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। इसकी 5 स्टेजेस हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, इंट्रोडक्शन है, ग्रोथ है, मैच्योरिटी है और डिक्लाइन है। अब इसके लिए मैं अगेन नोट्स पे जाता हूँ और आपको प्रोडक्ट लाइफ साइकिल डायग्रामेटिकली दिखाता हूँ यहाँ से। ठीक है जी। और उस पे जाने से पहले मैं यहाँ पे एक चीज which is something related to the question being asked, relevant incremental वाला। तो लाइफ साइकिल कॉस्टिंग क्या है जी? लाइफ साइकिल कॉस्टिंग accumulate, और यही मैं जवाब उस पर दे रहा था, tracks and accumulates costs and revenues attributable to each product over its entire product life cycle। ठीक है जी। और ये पॉइंट नोट कर लें, मैं ये बात कर रहा था, दिस इज नॉट इंक्रीमेंटल कॉस्ट, दिस इज द टोटल कॉस्ट। एक प्रोडक्ट पे लगने वाली तमाम कॉस्ट को जब हम इकट्ठा करते हैं तो उसको हम कहते हैं लाइफ साइकिल कॉस्ट।
बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है जी। आगे चलते हैं। अब ये प्रोडक्ट लाइफ साइकिल जरा डायग्रामेटिकली देखें, ठीक है जी। तो ये डायग्राम है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की। इसमें एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट्स टाइम and y-axis represents dollar cost or dollar sales and profit, ठीक है जी, डॉलर सेल्स एंड प्रॉफिट। तो आप देखें जी, पहला फेज है डेवलपमेंट का। तो डेफिनेटली इस फेज में R&D की कॉस्ट लग रही है। आप देखें कि इसमें जो प्रॉफिट लाइन है वो जीरो से नीचे से टच कर रही है, विच मीन्स ये सारा वो फेज है जिसमें लॉसेस हो रहे होंगे, क्योंकि प्रोडक्ट एक्चुअली जब मार्केट में इंट्रोड्यूस होता है और उसकी जो सेल्स जनरेट होती है वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है, जब वो प्रोडक्ट मार्केट डेवलपमेंट और लॉन्च फेज में आ जाता है। तो लॉन्च फेज में क्या होता है जी, आहिस्ता आहिस्ता सेल बढ़ना स्टार्ट होती है, प्रॉफिट्स जो हैं वो आपके ब्रेक इवन पे आना शुरू हो जाएंगे क्योंकि कॉस्ट कवर होना शुरू हो जाएगी। और फिर ग्रोथ फेज एक ऐसा फेज है जिसमें सेल्स एक्सपोनेंशियली बढ़ती है और प्रॉफिट्स भी एक्सपोनेंशियली बढ़ते हैं। और फिर उसके बाद एक स्टेज आती है कि सेल्स अपनी पीक पे पहुंच जाती है, और यही वो पॉइंट है जहाँ पे प्रॉफिट भी अपनी पीक पे पहुंच जाता है, और फिर उसके बाद सेल्स जो है वो डिक्लाइन होना शुरू हो जाती हैं, और एक वक्त आता है कि मजीद सेल करना पॉसिबल नहीं होता और आपका प्रॉफिट्स लॉसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं, और एक स्टेज पे आप डिसीजन लेते हैं कि आप इस प्रोडक्ट के मुतालिक यू मेक डिसीजंस वेदर यू कंटिन्यू दिस प्रोडक्ट इन दिस मार्केट और नॉट। तो ये एक जो है वो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है। अच्छा, कुछ लोग हैंड रेज कर रहे हैं, तो आई शुड टेल देम कि हैंड रेज करने के बजाय जो भी आपका इश्यू और कंसर्न है क्वेश्चन आंसर बॉक्स में लिख दें, वहां से मैं पिक कर लूंगा। आपको अनम्यूट करने की ऑप्शन मेरे पास नहीं है, ठीक है जी। और प्रेफरेबली क्वेश्चन उस वक्त पूछें जब मैं आपको कहूं, ताकि मैं फोकस होके क्वेश्चन आंसर को देख सकूं, अदरवाइज क्वेश्चन ऊपर नीचे हो जाते हैं। अच्छा, अब इस प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को थोड़ी देर के लिए अगर आप देखें तो दैट इज वेरी मच सिमिलर टू द ह्यूमन लाइफ साइकिल, या किसी भी जानदार का जो लाइफ साइकिल है। आप शुरू में बायोलॉजी में भी पढ़ते आए होंगे, डेफिनेटली एक इंसान या कोई भी और चीज वो भी इसी फेज से गुजरती है। उसमें भी अल्टीमेटली वी spend 9 months in the mother's womb and then we are introduced to this world। हम ग्रो करते हैं, हमारे पे जवानी आती है, बुढ़ापा आता है, अल्टीमेटली हम इस दुनिया से चले जाते हैं। तो ये जो एक लाइफ साइकिल है दैट इज वेरी मच सिमिलर एंड डिराइव्ड फ्रॉम द लाइफ साइकिल ऑफ ह्यूमंस एंड लाइफ साइकिल ऑफ द अदर एनिमल्स और प्लांट्स और व्हाटएवर। मेरे ख्याल में मुझे याद पड़ता है, मैंने बचपन में बायोलॉजी की किताब में लाइफ साइकिल पढ़ा था, तो दैट इज क्वाइट सिमिलर टू दी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। अच्छा, अब इसमें कुछ मुख्तलिफ कॉस्ट की भी बात कर लेते हैं। अभी तो मैंने इसको बड़ा क्विकली आपको डायग्रामेटिकली बता दिया, लेकिन अब हम जरा इसको कुछ कॉस्ट देखते हैं। अच्छा, जब हम कॉस्ट की बात करते हैं तो कॉस्ट तो वही रहेंगी। कॉस्ट तो यहाँ पे वही है, वही मार्केटिंग की कॉस्ट है, वही प्रोडक्शन की कॉस्ट है, वही एडमिनिस्ट्रेशन की कॉस्ट है, वही R&D की कॉस्ट है। तो कॉस्ट के जो हेड्स हैं वो शायद वही हैं, लेकिन अब हम ये कह रहे हैं कि वो जो भी कॉस्ट है, फॉर एग्जांपल अगर मार्केटिंग की कॉस्ट है, तो मैं जो है ओवर द लाइफ साइकिल, और लेट्स अज्यूम करें कि इस प्रोडक्ट का जो लाइफ साइकिल है वो 5 साल का है, ठीक है, 1 2 3 4 5 साल लग जाते हैं इसको इंट्रोड्यूस होने और एग्जिट होने में। तो मैं क्या करूंगा जी, मैं 5 साल की मार्केटिंग कॉस्ट एक्यूमुलेट कर दूंगा, प्रोडक्शन कॉस्ट 5 साल की एक्यूमुलेट कर दूंगा, R&D की कॉस्ट 5 साल की एक्यूमुलेट कर दूंगा, डिस्ट्रीब्यूशन की कॉस्ट 5 साल की एक्यूमुलेट कर दूंगा। तो इन अ सेंस कॉस्ट के एलिमेंट्स वही रहेंगे। हाँ, ये और बात है कि कुछ फेजेस में कुछ कॉस्ट ज्यादा होंगी, कुछ कम होंगी। अगर हम देखें इन टर्म्स ऑफ फिक्स एंड वेरिएबल, अगर हम देखें इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन नॉन प्रोडक्शन, वो भी हम देख लेते हैं यहाँ से मुख्तलिफ स्टेजेस में मुख्तलिफ कॉस्ट। तो सबसे पहली स्टेज है प्री प्रोडक्शन एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्टेज। तो इसमें डेफिनेट सी बात है, देयर विल बी हाई सेटअप कॉस्ट, क्योंकि अभी हम प्रोडक्शन नहीं कर रहे। देयर विल बी हाई R&D कॉस्ट, अभी हम सिर्फ प्रोडक्ट की डिजाइनिंग में और प्रोडक्शन फैसिलिटीज को बिल्डअप करने में और सेटअप बनाने में, बेसिकली दीज कॉस्ट विल बी मच हायर। यहाँ पर रेवेन्यू तो है ही कोई नहीं, तो बेसिकली यही वो फेज है जहाँ पे आपको इनिशियल लॉसेस भी हो रहे हैं। फिर उसके बाद लॉन्च और मार्केटिंग स्टेज में क्या होता है जी, प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट बहुत हाई होगी, क्योंकि अभी इकोनॉमीज ऑफ स्केल तो नहीं आ रहे आपके। मार्केटिंग और प्रमोशन कॉस्ट भी बहुत हाई होगी, क्योंकि अभी प्रोडक्ट को आप इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। तो आप इस बात को अंडरस्टैंड करें कि डिफरेंट स्टेजेस पे डिफरेंट कॉस्ट की जो इम्पोर्टेंस है और जो उसका स्केल है और जो मैग्नीट्यूड है वो बड़ा डिफरेंट होगा।
अभी इसी तरीके से आगे चलते हैं तो ग्रोथ फेज में क्या होगा, ग्रोथ फेज में आपकी जो मार्केटिंग और प्रमोशन है वो मजीद कॉस्ट बढ़ जाएगी। हाँ, चूंकि अब यहाँ पे सेल वॉल्यूम जो है वो ड्रामेटिकली बढ़ रहा है, तो आपकी यूनिट कॉस्ट फॉल करना शुरू करती जाएगी, क्योंकि यहाँ पे इकोनॉमीज ऑफ स्केल आ जाएंगे। आप लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग कर रहे होंगे, आपकी फिक्स कॉस्ट पर यूनिट फॉल कर रही होगी, आपकी वेरिएबल कॉस्ट पर फॉल कर रही होगी, तो यहाँ पे आपको इकोनॉमीज ऑफ स्केल की वजह से कॉस्ट के बेनिफिट्स होंगे, और यहीं से आपका जो ग्रोथ स्टेज पे रेवेन्यूज भी बढ़ रहे होंगे। तो डेफिनेटली यही वो पीरियड है जहाँ पे आपको मैक्सिमम प्रॉफिट्स हो रहे होंगे और आप एक अपवर्ड ट्रेंड की तरफ जा रहे होंगे। फिर उसके बाद आ जाती है मैच्योरिटी स्टेज, और जैसे ही मैं ये स्टेजेस खत्म करता हूँ मैं फिर आपसे क्वेश्चन लेता हूँ। फिर उसके बाद आ जाती है मैच्योरिटी स्टेज। मैच्योरिटी स्टेज में जो प्रॉफिट्स हैं वो दे विल कंटिन्यू टू इंक्रीज, बट दे विल रीच अ पॉइंट जहाँ पे फिर फर्दर इंक्रीज करना, पीक पे पहुंच जाएंगे, फर्दर इंक्रीज करना पॉसिबल नहीं होगा। तमाम इनिशियल सेटअप कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट इस पॉइंट पे रिकवर हो चुकी होंगी। मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट की इकोनॉमीज भी आप ले चुके होंगे, और अगर आप मजीद मार्केटिंग कॉस्ट बढ़ाएंगे तो शायद आप कंपटीशन में थोड़ा सा और शेयर गेन कर सकते हैं। वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो जो है पीक पे फॉल हो चुकी होंगी, जितने भी लर्निंग इफेक्ट्स हैं वो आ चुके होंगे, इससे मजीद लर्निंग इफेक्ट्स नहीं आएंगे, इससे मजीद इकोनॉमीज ऑफ स्केल के बेनिफिट्स आपको नहीं मिलेंगे। So that's the stage where everything reaches its peak and where you touches your ultimate high, और यहाँ से फिर अल्टीमेटली डिक्लाइन स्टार्ट हो जाता है, और डिक्लाइन के वक्त पे मार्केटिंग कॉस्ट इतनी रेलेवेंट नहीं रह जाती, क्योंकि आप गिरते हुए प्रोडक्ट को इतना मार्केट नहीं करते। हाँ, यहाँ पे आप जरूर सोचते हैं कि R&D के थ्रू अगर आप इस प्रोडक्ट को रिप्लेस कर दें और या इसको कुछ इम्प्रूव कर दें तो शायद इसकी जो सेल्स है ये डिक्लाइन करना बंद हो जाए। सो दीज आर सम ऑफ द कॉस्ट। अब देखें इसके अंदर आया क्या, इसके अंदर आपको कॉस्ट भी आ रही है, साथ ही साथ मार्केटिंग की कॉस्ट, प्रोडक्शन की कॉस्ट, डेवलपमेंट की कॉस्ट, डिस्ट्रीब्यूशन की कॉस्ट। तो अब ये सारी कॉस्ट है, मुख्तलिफ फेजेस में मुख्तलिफ लग रही है, लेकिन लाइफ साइकिल कॉस्टिंग कर क्या रहा होगा, और इसके बाद डेफिनेटली मैंने लाइफ साइकिल कॉस्टिंग के मैकेनिक्स पे आना है। लाइफ साइकिल कॉस्टिंग ये कर रहा होगा कि बजाय इसके कि वो 2000 लेट्स से अगर ये 2010 है और ये 2011 है और ये 2012 है और ये 2013 है और ये 2015 है, तो बजाय इसके कि हम 2010 की अलहदा से पीरियोडिक स्टेटमेंट बनाएं और 2011 की अलहदा से बनाएं और 2012 की अलहदा से बनाएं, 13 और 15 की अलहदा से बनाएं, तो लाइफ साइकिल कॉस्टिंग सिर्फ ये कर रहा होगा कि इन 5 सालों की, जिसको हम लाइफ साइकिल कह रहे हैं, तो 2010 से 2015 की जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उसको भी क्यूमुलेट कर देगा, नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट है उसको भी क्यूमुलेट कर देगा, जो रेवेन्यूज है उसको भी क्यूमुलेट कर देगा। और जब ये चीजें क्यूमुलेट की जाएंगी तो डेफिनेटली फिर आप एक कंपैरिजन करोगे किसका, लाइफ साइकिल रेवेन्यूज का विद लाइफ साइकिल कॉस्ट, और उसके नतीजे में आपको क्या पता लगेगा, लाइफ साइकिल प्रॉफिट। और अगर ये प्रॉफिट है और ज्यादा है तो फिर इसका मतलब है आपको मजीद कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर ये प्रॉफिट कम है या लॉस में है तो इसका मतलब है अभी आपको और कुछ प्लानिंग करने की जरूरत है, और आपको बहुत सारी चीजें अभी सोचने की जरूरत है, और आपको कुछ स्ट्रैटेजी में इंप्रूवमेंट्स की जरूरत है। तो ये एक सेकंड पार्ट ऑफ द लेक्चर हो गया जिसमें मैंने आपको प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को इंट्रोड्यूस करा दिया ना। आई एम लुकिंग एट द क्वेश्चंस इफ समबडी इज हैविंग मोर क्वेश्चंस। ओके, ओके जी, देयर इज अ क्वेश्चन सर, जब हम मैच्योरिटी स्टेज में फर्दर प्रोडक्ट लॉन्च करें, मैच्योरिटी स्टेज में फर्दर प्रोडक्ट लॉन्च करें तो उसकी कॉस्ट फ्रॉम फर्स्ट स्टेज से होगी या मैच्योरिटी स्टेज में ऐड कर दें कॉस्ट को ऑफ न्यू प्रोडक्ट लॉन्च। देखें ये जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है ये है हर प्रोडक्ट का अपना। तो अगर आप एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो उसका अलग से लाइफ साइकिल एनालिसिस होगा। सो दिस प्रोडक्ट लाइफ साइकिल जो भी हम एनालिसिस सीख रहे हैं, दिस इज फॉर वन प्रोडक्ट, और ये हर प्रोडक्ट का अलग से होता है। ठीक है जी, तो ये आई होप इट आंसर्स योर क्वेश्चन। दूसरा है जी सर, ये सिर्फ न्यू प्रोडक्ट के लिए ही होगा, तो ये एक नए प्रोडक्ट के लिए
भी हो सकता है, और एक एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट जिसको आप लॉन्च कर चुके हैं उसके लिए भी हो सकता है, बट दैट विल नॉट बी बेनिफिशियल, क्योंकि एक दफा लॉन्च करने के बाद आप चीज़ों को कंट्रोल तो नहीं कर सकते। बट स्टिल ज़रूरी नहीं है कि 5 साल, अगर आपने एक साल लॉन्च कर दिया है तो अगले 5 साल आप इसी तरह चलते रहें। बेहतर है आप एक एनालिसिस करके देख लें ताकि आप मजीद कोई स्ट्रैटेजी बना सकते हो। तो वैसे दिस इज मेनली फॉर द न्यू प्रोडक्ट बिफोर लॉन्चिंग, लेकिन यू कैन यूज इट इफ यू हैव ऑलरेडी इंट्रोड्यूस अ प्रोडक्ट। Another question, सर अगर मेच्योरिटी फेज में प्रोडक्ट को डेवलप करते रहें डिमांड्स के मुताबिक तो तब भी डिक्लाइन आएगा जरूर? अच्छा, ये भी अच्छा सवाल है कि अगर आप मेच्योरिटी स्टेज में प्रोडक्ट को डेवलप करते रहें। अभी हम एक एंड में कुछ स्ट्रैटेजीज पढ़ेंगे कि अगर हम अपने प्रोडक्ट के लाइफ साइकिल रिटर्न्स को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, तो फिर क्या कुछ किया जा सकता है। तो उसमें एक स्ट्रैटेजी होती है, अब चूंकि आपने सवाल पूछ लिया है यहाँ पे, तो उसमें एक स्ट्रैटेजी होती है कि हम अपने प्रोडक्ट को अपग्रेड कर देते हैं या उसमें थोड़ी सी इंप्रूवमेंट्स ले आते हैं, जिससे उसका जो लाइफ साइकिल है वो थोड़ा सा एक्सटेंड हो जाता है, जो कुछ फेज है वो थोड़ा एक्सटेंड हो जाता है, डिक्लाइन थोड़ी देर के लिए दूर चला जाता है। तो डेफिनेटली जो आप बात कर रही हैं उसके मुताबिक, तो अगर आप प्रोडक्ट को डेवलप कर लेते हैं तो फिर डिक्लाइन नहीं आएगा, डिक्लाइन रुक जाएगा और कुछ देर बाद आएगा। ओके जी, आई गेस काफी सारे क्वेश्चन आ गए और मैंने काफी सारे रिस्पॉन्ड कर दिए हैं। बस अब मजीद क्वेश्चन ना पूछें, लेट मी जस्ट रिस्पॉन्ड। ये जो एक दो क्वेश्चंस आए हैं मैं इसको रिस्पॉन्ड कर दूं। दिस इज एनफ। माशाल्लाह यू आर आस्किंग सो मेनी क्वेश्चंस। रियल क्लास में भी इतने बच्चे सवाल नहीं पूछते जितने ऑनलाइन में पूछते हैं। तो एनीवेज दिस इज गुड, क्योंकि इससे आपकी अपनी क्लैरिफिकेशन होगी और मुझे भी वो सारी बातें बताने का मौका मिलेगा जो शायद मैं थ्रू बुक चैप्टर्स और नोट्स ना बता सकूं। ठीक है जी, तो एक दो और क्वेश्चंस ले लेता हूँ। एक क्वेश्चन है जी, हाउ टाइम इज डिसाइडेड फॉर प्रोडक्ट एज एट टाइम जीरो? इफ एनी फीचर इज एडेड टू प्रोडक्ट विल चेंज द लाइफ साइकिल ऑफ द प्रोडक्ट, हाउ टू हैंडल दैट? ये सारे प्रैक्टिकल चीजें हैं और जाहिर सी बात है एक कॉन्सेप्ट जब हम पढ़ते हैं तो इट लुक्स वेरी सिंपल, अप्लाई करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आते हैं। तो बात तो ठीक है कि आप ये सारा लाइफ साइकिल किस तरह एनालाइज करेंगे। मैं कैसे कह सकता हूँ कि प्रोडक्ट मैं अभी लॉन्च करने जा रहा हूँ इसका लाइफ साइकिल 2 साल का होगा या 5 साल का होगा? बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स की वजह से और बहुत सारे अदर डायनामिक्स की वजह से प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कम ज्यादा होता रहता है। बट एनीवेज हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग में चूंकि फॉरवर्ड लुकिंग कर रहे होते हैं तो फ्यूचर हमेशा अनसर्टन होता है, हमें बहुत सारी assumptions लेके चीजों को एस्टिमेट ही करना पड़ता है और जब उसमें बदलाव आता है तो हम अपने एस्टिमेट्स को रिवाइज भी कर लेते हैं और एनालिसिस दोबारा भी कर लेते हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके जी, प्लीज सवाल पूछना आप जरा बंद कर दें, देयर आर ऑलरेडी लॉट ऑफ क्वेश्चंस। Okay. प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कॉस्टिंग टेक्स केयर ऑफ टाइम वैल्यू मनी और नॉट? बिल्कुल नहीं जी, टाइम वैल्यू मनी का कॉन्सेप्ट यहाँ पर नहीं आता। अगर हम सेम प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं जिस पे ऑलरेडी रिसर्च कॉस्ट इनकर हो चुकी है तो हम मेच्योरिटी से स्टार्ट करेंगे? नहीं जी, आप इंट्रोडक्शन से ही स्टार्ट करेंगे। आसिफ आस्क्ड, we don't see the maturity of these products. We don't see the maturity of these products. क्वेश्चन थोड़ा सा क्लियर नहीं है। अच्छा ठीक है, ये लिंक्ड है शायद ऊपर एक सवाल से। पेप्सी और कोक का लाइफ साइकिल और फिर पूछा गया है कि एक तो प्लीज एक ही सवाल पूछ लें, अदरवाइज ये कॉम्प्रिहेंड करना बहुत मुश्किल है। आपका क्वेश्चन बेसिकली ये कुछ प्रोडक्ट्स का लाइफ साइकिल हम देखते नहीं कि वो मैच्योरिटी की तरफ जा रहा होता है, बल्कि वो उससे पहले ही रहता है। तो डेफिनेटली दीज आर दी कंपनीज जिसमें आपने जो नाम लिया पेप्सी और कोक का, दे आर वेरी मच रिसर्च ओरिएंटेड। ये रिसर्च और डेवलपमेंट के थ्रू फर्दर अपने प्रोडक्ट्स में इम्प्रूवमेंट लाते रहते हैं, जिसकी वजह से इनके जो फेजेस हैं वो एक्सटेंड होते रहते हैं और आपको ये लगता है कि मैच्योरिटी नहीं आई और डिक्लाइन नहीं आया। सो दैट्स इट जी, मैं इससे ज्यादा जो है वो क्वेश्चन नहीं ले पाऊंगा। आई नीड टू मूव फॉरवर्ड। फर्दर अगर कोई क्वेश्चन हुआ तो मैं बिल्कुल एंड में लेक्चर के आंसर करने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, अब लेट मी गो
टू एन एनालिसिस, स्टेप्स पे जाते हैं और फिर उसके बाद एक क्विक क्वेश्चन करते हैं ताकि हमें ये सारी गेम समझ आ जाए, और फिर उसके बाद हम इम्प्लीकेशंस की बात कर लेंगे, और टाइम बचा तो नहीं तो फिर कल कर लेंगे। तो जी, अब इस पॉइंट पे आए जी। अब ये जो कॉन्सेप्ट है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का, ये सिर्फ इस चीज का कॉन्सेप्ट नहीं है कि आपने बस प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कॉस्ट कैलकुलेट कर ली। इट्स नॉट एनफ कि जी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कॉस्ट कैलकुलेट कर ली या पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट कर ली जी लाइफ साइकिल पे। आपने बताया जी कि इस प्रोडक्ट लाइफ साइकिल 5 साल का है और 5 साल में ये इसकी टोटल कॉस्ट होगी और ये इसकी यूनिट कॉस्ट है। ये इस हद तक नहीं है, बल्कि इससे आगे जाना है। जब आप इससे आगे जाएंगे तो फिर ये कहलाएगा प्रोडक्ट लाइफ साइकिल एनालिसिस। ठीक है जी, लाइफ साइकिल एनालिसिस का वर्ड आ गया। तो कंपनीज जो है वो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल एनालिसिस यूज करती हैं, किस लिए यूज करती हैं? ताकि वो कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट कर सकें जिससे वो अपने रिटर्न को मैक्सिमाइज करें ओवर प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। डेफिनेटली अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव यही है कि कंपनीज ने रिटर्न को मैक्सिमाइज करना होता है। अब पीएलसी एनालिसिस उनको हेल्प करता है इसमें, और वो स्ट्रैटेजीज रेवेन्यू से रिलेटेड भी हो सकती हैं, कॉस्ट से रिलेटेड भी हो सकती हैं, प्राइसिंग से रिलेटेड भी हो सकती हैं। तो पीएलसी एनालिसिस है क्या? तो पीएलसी एनालिसिस में आप क्या करोगे? सबसे पहले आप एक प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल एस्टिमेट करो। अगेन अभी कुछ क्वेश्चन भी था कि जी हाउ वी कैन डू दिस, और चेंजेस आ जाते हैं। तो ठीक है जी, मैंने इसको जवाब यही दिया कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हमें फॉरवर्ड लुकिंग करना पड़ता है, और उसमें बहुत सारी चीजों को बेस्ड ऑन अजम्पशंस, और जो अब इस वक्त के वक्त और हालात के मुताबिक जो इन्फॉर्मेशन आपके पास है उसके मुताबिक आप एस्टिमेट कर लेते हैं। एस्टिमेट्स गलत भी हो सकते हैं, हमारे सारे बजट्स गलत हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम नहीं बनाएंगे। हम बनाएंगे बेस्ड ऑन द बेस्ट अवेलेबल इन्फॉर्मेशन एंड अजम्पशंस वी हैव। सो पहला स्टेप यही है कि आप एस्टिमेट करोगे प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। फिर दूसरा, आप एस्टिमेट करोगे प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कॉस्ट। पहले मैंने तय कर लिया कि एक प्रोडक्ट जो मैं लॉन्च करने जा रहा हूँ इसका 5 सालों का लाइफ साइकिल है। इसको मैंने ब्रेक भी कर लिया इनटू इट्स वेरियस फेजेस। मैं इंट्रोड्यूस करा चुका हूँ फेज 1 2 3 4 5। मैंने बताया जी कि 1 साल इसमें ये फेज होगा, 1 साल ये होगा, या 3 साल में ये इंट्रोड्यूस होगा। सो फेजेस में वेरी, लाइफ साइकिल में वेरी। फिर हमने एस्टिमेट करना लाइफ साइकिल कॉस्ट कि इंट्रोडक्शन के वक्त कितनी मार्केटिंग कॉस्ट है, कितनी आपकी प्रोडक्शन की कॉस्ट है, ग्रोथ के वक्त कितनी कॉस्ट है, डिक्लाइन के वक्त कितनी है। और फिर हम क्या करेंगे, हम एक्यूमुलेट कर लेंगे 5 सालों में लगने वाली तमाम कॉस्ट को, और हमारे पास एक एक्यूमुलेटेड कॉस्ट आ जाएगी जिसको मैं लाइफ साइकिल कॉस्ट कह रहा हूँ। ठीक है जी, एलसीसी। फिर उसके बाद तीसरा स्टेप है जी कि 500 सालों का मैंने जो इंटायर लाइफ साइकिल का जो रेवेन्यूज है उसको एस्टिमेट करना है कि भाई 500 सालों में मुझे कितना रेवेन्यू आएगा। लेकिन ये सारे एस्टिमेट्स हैं, ये और इस एस्टिमेशन में बहुत गड़बड़ होने के भी चांसेस हैं। सो डोंट बी वरीड अबाउट दिस। सारा एनालिसिस गलत भी हो सकता है, बट इंसान जिंदगी में कुछ मफरूजों की बेस पे ही चांद तक पहुंच जाता है। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली हाउ वी प्रोग्रेस एंड हाउ नॉलेज इज क्रिएटेड। एस्टिमेटेड लाइफ साइकिल रिटर्न। अब चौथा स्टेप ये है कि लाइफ साइकिल रिटर्न, और ये लाइफ साइकिल रिटर्न क्या होगा? मैंने आपको प्रॉफिट के नाम से पहले कहा था ताकि वो कंफ्यूज ना हो जाए। सो लाइफ साइकिल रेवेन्यू में से जब लाइफ साइकिल कॉस्ट माइनस कर देंगे तो लाइफ साइकिल रिटर्न्स आ जाएंगे, जिसको मैं लाइफ साइकिल प्रॉफिट्स कह रहा हूँ। ठीक है जी। सो रिटर्न में आर आता है, रेवेन्यूज में भी आर आता है, तो वो जरा कंफ्यूज हो जाए। तो लास्ट पार्ट ऑफ द एनालिसिस, और जहां से ये फिर एनालिसिस बन जाएगा, अभी तो ये कैलकुलेशन आ गई, वो ये है कि अब जब आपका लाइफ साइकिल प्रॉफिट जब आपको पता लग जाता है, और ब्यूटी ये है कि पहले पता लग गया था, अभी प्रोडक्ट लॉन्च नहीं किया, अभी आप सिर्फ विजिबिलिटी देख रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, पहले ही पता लग गया कि लाइफ साइकिल प्रॉफिट कम है। डेफिनेटली आप इसको कंपेयर करेंगे अगेंस्ट योर टारगेट रिटर्न्स, या फर्ज करें कि ये लाइफ साइकिल प्रॉफिट नहीं आता बल्कि लाइफ साइकिल लॉस आ जाता है, तो फिर क्या होगा? तो फिर आप कोशिश करेंगे कि आप मुख्तलिफ स्ट्रैटेजीज यूज करते हुए, और इन स्ट्रैटेजीज पे हमने एंड में बात करनी है, मेरे ख्याल में शायद आज बात भी ना हो पाए, शायद कल ही हो। तो आप मुख्तलिफ स्ट्रैटेजीज को यूज करते हुए कोशिश करेंगे कि प्रोडक्ट के इस लॉस को प्रॉफिट में और प्रॉफिट को मजीद प्रॉफिट में कन्वर्ट करें। उसके लिए प्रोडक्ट को रीडिजाइन करना पड़े, उसके लिए आपको एफिशिएंसी बढ़ानी पड़े, उसके लिए आपको प्राइसिंग चेंज करनी पड़े, उसके लिए आप मजीद फीचर्स लेके आते हैं, व्हाटएवर। ये दिस इज देयर आर एंडलेस पॉसिबिलिटीज टू मैक्सिमाइज द लाइफ साइकिल रिटर्न, एंड इट्स ऑल योर
mindset कि आप किस तरीके से करते हैं. It's a very creative process, but last step in this PLC analysis is to maximize the life cycle return. ठीक है जी. तो ये अब हो गया PLC analysis. अच्छा जी, अब इसमें एक क्वेश्चन लेते हैं क्विकली, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग, और फिर उसके बाद मैं आपसे क्वेश्चन लूंगा, राइट? और क्योंकि उस क्वेश्चन का फायदा ये होगा कि अभी ये जो आपको मैंने थ्योरेटिकली बातें समझा दी हैं, तो आपको प्रैक्टिकली ये बातें, इनमें से सारी नहीं, कुछ बातें आपको जो है इस क्वेश्चन में मिल जाएंगी. तो आपको जरा समझना आसान होगा कि मैं क्या कह रहा हूं और what does it mean by life cycle analysis. So this is test your understanding 6 from Kaplan. The following details relate to a new product that has finished development and is about to be launched. Development stage खत्म हो गई है, ये टाइम पीरियड आपको बताया हुआ है. डेवलपमेंट फेज खत्म हो गया है और 1 साल मजीद लगेगा लॉन्च करने में, 1 साल लगेगा ग्रोथ में, 1 साल लगेगा मैच्योरिटी में, 1 साल मजीद लगेगा डिक्लाइन में. तो टोटल 4 साल का यहाँ पे लाइफ साइकिल है. ठीक है, डेवलपमेंट हो चुकी है प्रोडक्ट की. अब इसमें ये बताते हैं कि डेवलपमेंट स्टेज पे आपके $20 मिलियन लग चुके हैं और जब आप लॉन्च करेंगे तो $5 मिलियन की मार्केटिंग कॉस्ट आएगी. ग्रोथ में भी मार्केटिंग करनी पड़ेगी लेकिन थोड़ी कम हो जाएगी, मैच्योरिटी में भी मार्केटिंग करनी पड़ेगी, थोड़ी और कम हो जाएगी, डिक्लाइन में भी मार्केटिंग करनी पड़ेगी लेकिन और कम हो जाएगी. डेफिनेटली ये बात मैं आपको बता चुका हूँ कि मुख्तलिफ फेजेस में मुख्तलिफ कॉस्ट की जो इंपॉर्टेंस है वो कम ज्यादा होती रहती है. फिर जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो लॉन्च के वक्त चूंकि इकोनॉमीज ऑफ स्केल नहीं होंगे, कम यूनिट्स बना रहे होंगे. यहाँ पे वॉल्यूम भी देख लें, बल्कि पहले वॉल्यूम ही देख लेते हैं कि लॉन्च के वक्त 1 मिलियन का वॉल्यूम एक्सपेक्टेड है से बनाना और सेल करना. ग्रोथ हो रही है तो 5 मिलियन, मैच्योरिटी पे पीक पे चले गए 10 मिलियन, डिक्लाइन पे फिर कम हो गया. तो ये प्रोडक्शन पैटर्न है. अब 1 मिलियन पे कॉस्ट आ रही है 1 पर यूनिट, 5 मिलियन पे कॉस्ट ड्रॉप हो गई, इकोनॉमीज ऑफ स्केल आ गए 0.9, 10 मिलियन पे कॉस्ट मजीद ड्रॉप हो गई, इकोनॉमीज ऑफ स्केल आ गए 0.8, और फिर उसके बाद आपकी डिक्लाइन के वक्त जो है वो 0.5 की जो है वो कॉस्ट है, मजीद कम हुई हुई है. नाउ दैट माइट बी बिकॉज ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल. जस्टिफिकेशन तो नहीं है, यहाँ पे बढ़नी चाहिए थी क्योंकि आपका जो प्रोडक्शन वॉल्यूम है वो कम हुआ है. बट एनीवेज क्वेश्चन स्टैटिस्टिक्स आर गिवन एज सच. अच्छा, अब क्वेश्चन क्या, अब रौला क्या है? तो यहाँ पे इस वक्त जो प्रॉब्लम बना हुआ है वो है लॉन्च प्राइस. ये एक कॉन्टेंशियस इशू है. कॉन्टेंशियस इशू कहते हैं जी, विच इज अ बैटल बिटवीन द मैनेजर्स. एक डिबेटेबल है जी. एक मैनेजर कहता है जी ऐसे होना चाहिए, एक मैनेजर कहता है ऐसे होना चाहिए. तो दोनों का कंसेंसस डेवलप नहीं हो रहा, दोनों कंटेस्ट कर रहे हैं दूसरे के साथ. वो दोनों कौन है? एक है मार्केटिंग मैनेजर. मार्केटिंग मैनेजर ये कहता है जी प्राइस कम से स्टार्ट करते हैं और ये प्राइस होनी चाहिए $8 ताकि हम नए बायर्स को जो है वो अट्रैक्ट करें और हम मार्केट शेयर बढ़ाएं. तो वो आपने पढ़ा होगा, एक मार्केट पेनिट्रेशन स्ट्रेटजी होती है, लो प्राइस से स्टार्ट करें. तो मार्केटिंग मैनेजर ये समझता है कि लो प्राइस से स्टार्ट करना चाहिए. अब जो अकाउंटेंट है, चलें अकाउंटेंट को इस वक्त हम अपने आप पे ले लेते हैं, जो आप हैं, जो मैं हूँ, और यहाँ पे ये जो अकाउंटेंट है दैट इज इन द सेंस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटेंट, चलें मैनेजमेंट अकाउंटेंट भी कह लें. वो अकाउंटेंट ये कह रहा है कि, बल्कि मैनेजमेंट अकाउंटेंट ही है, वो ये कह रहा है कि ये जो प्राइस होगी $8 की, इसमें तो कॉस्ट भी कवर नहीं होती. किस फेज की कॉस्ट कवर नहीं होती? लॉन्च फेज की. और उसने अपनी जो बात को सपोर्ट करने के लिए एक वर्किंग भी दी है. तो ये आप एक वर्किंग आ गई, और मैं अब इस पे ओपिनियन भी ले लेता हूँ आपका कि आप क्या समझते हैं इस वर्किंग में गड़बड़ क्या है. तो ये एक वर्किंग आ गई. तो अकाउंटेंट ने कहा कि जी चूंकि 20 मिलियन की R&D ऑलरेडी लग चुकी है और हमारा जो स्टैंडर्ड है वो ये कहता है जी इसे अमोर्टाइज कर दें, तो चूंकि इसका फायदा 4 सालों में होगा अगले, तो 1 साल में 2000, ये जो पहला साल है और इस साल को हम क्या कह रहे हैं लॉन्च का साल है, तो उसने लॉन्च के फेज में 5 मिलियन की जो कॉस्ट है अमोर्टाइजेशन ऑफ R&D वो चार्ज कर दी. ये R&D पहले लग चुकी थी. ठीक है जी. तो फिर उसके बाद उसने मार्केटिंग की कॉस्ट चार्ज की 5 मिलियन. ये उसने कौन सी चार्ज की है? सिर्फ वो वाली जो जो लॉन्च फेज के वक्त जो है वो लगनी थी. हमारा फोकस इस वक्त एक पहले साल पे है. ठीक है जी. फिर उसने पहले साल की जो प्रोडक्शन कॉस्ट है, 1 मिलियन यूनिट्स बनाए, 1
डॉलर पर यूनिट कॉस्ट थी वो भी ऐड कर दी। यहाँ से उसने टोटल कॉस्ट निकाली लॉन्च फेज के वक्त। उसने कहा जी पहले साल में जब हम प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं हमारी 11 मिलियन की कॉस्ट है और हमने पहले साल में 1 मिलियन यूनिट्स प्रोड्यूस करने हैं, तो उसके हिसाब से ये कॉस्ट पर यूनिट आती है 11। अब अकाउंटेंट की जो कॉस्ट पर यूनिट आ रही है वो है 11 और मार्केटिंग मैनेजर ये कह रहा है, मार्केटिंग मैनेजर, कि आप इसको $8 पे प्राइस करें, नॉट कॉस्ट, प्राइस करें। तो अकाउंटेंट तो ये कहना चाह रहा है कि जब हमारी कॉस्ट 11 है तो हम 8 पे प्राइस कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे वो एक बैटल बनी हुई है और अब आप भी सजेस्ट करें। क्वेश्चन ये है कि प्रिपेयर अ रिवाइज कॉस्ट पर यूनिट स्केड्यूल लुकिंग एट द होल लाइफ साइकिल and comment on the implications of this cost with regards to the pricing of the product during the launch phase। तो जी अब आप ही मुझे सजेस्ट करें स्टूडेंट्स कि क्या होना चाहिए। अभी मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट और उसकी लिमिटेशंस बताई हैं। जब आप एक पर्टिकुलर साल को फोकस करेंगे तो शायद यही सिनेरियो मिलेगा। तो लाइफ साइकिल अप्रोच क्या कहती है, हमें कॉस्टिंग कैसे करनी चाहिए और फिर हमें प्राइसिंग का फैसला कैसे करना चाहिए, ये सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ। आई विल वेट फॉर योर आंसर फॉर नेक्स्ट 1 मिनट। आई एम लुकिंग एट क्वेश्चन एंड आंसर बॉक्स। मकसूद कह रहे हैं जी R&D को तो 5 साल में डिवाइड होना चाहिए। 5 साल में कैसे डिवाइड होगी, क्योंकि आप 4 साल पे इसलिए डिवाइड करेंगे क्योंकि अल्टीमेटली वो लग चुकी है और अगले 4 सालों में उसका फायदा होना है। तो अच्छा जी, और क्या है जी इसमें। एक आंसर है जी होल लाइफ पे डिवाइड करके हम कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे, तो ये पार्शियली करेक्ट हो सकता है। एक आंसर है पीरियोडिक कॉस्टिंग विल नॉट वर्क हियर। ठीक है जी, मान लिया आपकी बात, पीरियोडिक कॉस्टिंग नहीं वर्क करेगी। फिर मुहिब कह रहे हैं जी ऑल कॉस्ट डिवाइड ऑन 4 इयर्स। ये परफेक्ट आंसर है कि हमें क्या करना चाहिए। अगर हम लाइफ साइकिल कॉस्टिंग का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं तो हम तमाम कॉस्ट को एडअप करेंगे और 4 साल पे डिवाइड करके देख लेंगे कि भाई लाइफ साइकिल कॉस्ट क्या आती है। अभी हम करके देख लेते हैं। फिर एक इसी तरह का जवाब है, टेक ऑल ऑफ द कॉस्ट ओवर लाइफ साइकिल डिवाइड बाय 4 पर यूनिट प्राइस एट लॉन्च। बिल्कुल एग्जैक्टली यही आंसर है। एक और आंसर है, वी शुड टोटल ऑल द कॉस्ट एंड ऑल द रेवेन्यूज ऑफ द टोटल लाइफ साइकिल, देन इट वुड बी अ फेयर कंपैरिजन। यस, बिल्कुल ठीक है। R&D तो नहीं इंक्लूड होनी चाहिए। तो ये कहते हैं जी R&D तो नहीं इंक्लूड होनी चाहिए। देखें जी अभी आपको बताया लाइफ साइकिल, अब आपने इंक्रीमेंटल सेंस में नहीं सोचना, आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग की और रिपोर्टिंग की सेंस में नहीं सोचना। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की सेंस में सोचेंगे तो इसको अमोर्टाइज होना चाहिए, कितने सालों पे होना चाहिए, जितने सालों में इसका बेनिफिट मिल रहा है। इसको इंक्रीमेंटल सेंस पे सोचेंगे तो भाई ये तो लग चुकी है, मजीद तो लगनी नहीं है, लेना ही नहीं चाहिए। लेकिन आपने इसको लाइफ साइकिल सेंस में सोचना है और लाइफ साइकिल सेंस ये कहती है कि टोटल लाइफ साइकिल कॉस्ट को आपने एक्यूमुलेट करना है, जिसमें R&D की कॉस्ट भी शामिल होती है। तो लाइफ साइकिल सेंस में R&D की कॉस्ट इंक्लूड होगी। 4 साल का एनालिसिस करें, 4 साल का एनालिसिस करें, 4 साल का एनालिसिस करें, सारी कॉस्ट की एक्यूमुलेट करें। ओके जी, दैट्स इट। यहाँ पे मुझे आपके मुख्तलिफ आंसर्स मिल गए हैं एंड बेसिकली यू आर गेटिंग इट वेरी राइट। तो 4 साल का एनालिसिस अभी करके देख लेते हैं। तो क्या करेंगे जी, मैं दोबारा क्वेश्चन पे जाता हूँ। अब मैं यहाँ पे आपको 4 साल का एनालिसिस करके दिखाता हूँ। ठीक है जी, so let me just erase my previous annotations। तो सबसे पहले ये सारी कॉस्ट ऐड करते हैं। तो चलें सबसे पहले तो हम ये ले लेते हैं 20। ठीक है जी, ये ले लिया। ये तो एक ही थी ना R&D, 20 ले लिया 4 सालों में। फिर इसको एक्यूमुलेट कर लें, 5 4 9 10 11 12 12.9। ठीक है जी, अब हमने प्रोडक्शन कॉस्ट लेनी है। प्रोडक्शन कॉस्ट के लिए मुझे सबसे पहले वॉल्यूम को प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट से मल्टीप्लाई करना है। तो 1 मिलियन को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा 1 आएगा,
5 मिलियन को 0.9 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4.5 आएगा, 10 मिलियन को 8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 8 आएगा, और 4 को 0.5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 आएगा। अब मैं ये तमाम प्रोडक्शन कॉस्ट भी एक्यूमुलेट कर लेता हूँ। तो जब मैं प्रोडक्शन कॉस्ट एक्यूमुलेट करता हूँ तो 8 और 2 10 और 1 11 और 4 15.5। आठ और 2 10 और 11 15.5। इसको आप ऐड कर लें जी, 20 प्लस 12.9। कैलकुलेटर मैंने आपको कहा था कि आप रखिएगा साथ, प्लस 15.5। तो यहाँ पे एक इसकी एक चीज शायद मैंने गलत, मार्केटिंग कॉस्ट 5 प्लस 4 9 3 12 प्लस 0.9 ओके, सो लेट मी जस्ट गो डाउन। इसकी वर्किंग यहाँ पे हुई भी है, मैं वहीं से पिक कर लेता हूँ ताकि कोई कैलकुलेशन में मेरा एरर ना आ जाए। ओके, सो ये इसका आंसर है जी। वी गॉट 20 मिलियन, ठीक था। 12.9 वो भी ठीक था। प्रोडक्शन कॉस्ट में गड़बड़ हो गई जी, मैं दोबारा जाता हूँ प्रोडक्शन कॉस्ट में हमने क्या गड़बड़ की है। तो प्रोडक्शन कॉस्ट हमारी जो है सॉरी फॉर दिस, ओके जी, प्रोडक्शन कॉस्ट इज 1 प्लस 4.5 प्लस 8 और ये कितनी 15.5 ही आ रही है। लेट मी जस्ट गो टू द सॉल्यूशन अगेन, व्हाट इट्स सेइंग। सो इसके मुताबिक प्रोडक्शन कॉस्ट इज 1 into 1 प्लस 5 into 0.9 प्लस 10 into 0.8 एंड प्लस 4 into 0.9। 4 into 0.9, तो 4 into 0.9 ओके। कुछ आंसर्स आप लोग भी दे रहे हैं, मैं जरा चेक कर लूं आपके क्या आंसर्स हैं। 48.4, 48.3, 0.5 into 4, 4.5, ओके 48.4 जी। तो आई गेस व्हाट वी गॉट इट राइट, इतना ही बनता है। इसको हम टोटल कर लेते हैं, जिसने आपने बताया 48.4, तो ये 48.4 हो गया। इसका सोल्यूशन मैं इसलिए देख रहा था, वहां पे थोड़ा सा एक 50 कैलकुलेट हुआ हुआ, लेकिन वो उन्होंने गलत कैलकुलेट किया हुआ क्योंकि उन्होंने 4 को 0.9 से मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा, 48.4 को करना क्या है, 48.4 का हमने डिवाइड कर देना है कितने मिलियन से, प्रोडक्शन वॉल्यूम से। तो प्रोडक्शन वॉल्यूम कितना है, 1 और 5 6 और 10 16 और 4 20, तो प्रोडक्शन वॉल्यूम है 20 मिलियन। तो 48.4 को डिवाइड कर देना है 20 से, तो आपके पास जो लाइफ साइकिल कॉस्ट आती है, लाइफ साइकिल कॉस्ट वो 2.42 आती है। ठीक है जी, 2.42 जी। कुछ लोगों ने कैलकुलेट कर लिया है, बिल्कुल ठीक कैलकुलेट किया है। अच्छा, अब जब इस 2.42 को देखते हैं, 2.42 मैं यहाँ पे दोबारा लिख देता हूँ, 2.42, तो ये क्या है, ये लाइफ साइकिल कॉस्ट है पर यूनिट, एक यूनिट पे आने वाली कॉस्ट लाइफ साइकिल बेसिस पे। क्योंकि मैंने क्या किया, मैंने तमाम कॉस्ट को ऐड करके तमाम यूनिट्स पे डिवाइड कर दिया, तब जाके मेरी कॉस्ट आई 2.42। अब ये तो नेचुरल सी बात थी कि शुरू में ज्यादा कॉस्ट आनी है, बाद में कम आनी है। तो अकाउंटेंट ये कह रहा है कि पहले साल की कॉस्ट क्योंकि 11 है तो हमें प्राइस इससे ऊपर करनी चाहिए। मार्केटिंग मैनेजर ये कह रहा है कि भाई मुझे नहीं पता कॉस्ट ज्यादा है कॉस्ट कम है, वो आपकी कैलकुलेशन है, यू कैलकुलेटेड बेटर। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि जो मार्केट में कंपटीशन है, अगेन आई हैव टू राइट दिस वर्ड, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट अकाउंटिंग में
दिस वर्ड हैज अ सिग्निफिकेंट इम्पोर्टेंस। तो मार्केटिंग मैनेजर ये कह रहा है कि जो कंपटीशन है उसको देखते हुए मुझे ये लगता है कि पहले साल लॉन्च के वक्त हमें प्राइस कम रखनी चाहिए ताकि हम मार्केट शेयर गेन कर सकें, और वो प्राइस क्या होनी चाहिए, $8 होनी चाहिए। अब इस बात पे बहस हो रही है और उसमें अकाउंटेंट ने अपने फिगर्स दे दिए हैं और वो फिगर्स पीरियोडिक बेसिस पे कैलकुलेट हुए हैं। हमें कहा गया, अब हमें एक चीज सिखाई गई, आपको मैंने एक चीज सिखाई, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट अकाउंटिंग पीरियोडिक बेसिस पे नहीं देखती बल्कि फॉरवर्ड लुकिंग भी होती है। मैं ये भी वर्ड लिख देता हूँ यहाँ पे क्योंकि ये सारे जरा की वर्ड्स हैं। तो मैंने जब फॉरवर्ड लुकिंग होकर देखा और मैंने कहा चलो अभी तो कॉस्ट ज्यादा है, अगली कॉस्ट और अगली कॉस्ट और अगली कॉस्ट सारी कॉस्ट इकट्ठी कर लेता हूँ और फिर देखता हूँ मेरी पर यूनिट कॉस्ट क्या है, तो मुझे पता लगा ये 2.42 है। तो अगर मैं 2.42 को देखूं तो इस कॉस्ट को देखते हुए तो ये प्राइस बिल्कुल रीजनेबल है। वी आर मेकिंग अ प्रॉफिट आउट ऑफ इट एंड वी आर हैविंग अ रिटर्न आउट ऑफ इट। हम ये नहीं कह सकते वी आर गोइंग इनटू लॉसेस। तो दैट्स व्हाई इसका जो जवाब बनता है वो यही बनता है कि लाइफ साइकिल कॉस्ट जो है वो 2.42 है और इसकी इम्प्लीकेशंस जो हैं वो रिगार्ड टू प्राइसिंग ये हो सकती है कि हम लाइफ साइकिल कॉस्ट को देखते हुए शुरू में कम प्राइस जो है वो चार्ज कर सकते हैं क्योंकि हमें पता है कि ये कॉस्ट आगे जाके कवर हो जाएगी। और अगर हम नहीं करते, आउट ऑफ कंपटीशन हो जाते हैं, तो फिर कॉस्ट के भी प्रॉब्लम्स आएंगे, रेवेन्यू के भी प्रॉब्लम्स आएंगे और हमें आगे जाके मजीद प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। जी, वी लेफ्ट विद 5 मिनट्स, तो मैं इन 5 मिनट्स को मजीद किसी पॉइंट को रेज करने में यूज नहीं करता। अभी अगर मैं आपको स्लाइड पे ले जाऊं तो जो सिर्फ मुझे कवर करना था वो अब एक चीज, 2 पॉइंट्स रह गए हैं और वो है कि वो तमाम स्ट्रैटेजीज हमने डिस्कस करनी है जिससे हम लाइफ साइकिल रिटर्न को मजीद मैक्सिमाइज कर सकते हैं। और अभी मजीद हम लाइफ साइकिल कॉस्ट का और स्ट्रैटेजी का जो लिंकेज है वो मजीद एक्सप्लोर करना बाकी रह गया था, वो हम कल के लेक्चर में कर लेंगे। आज का लेक्चर मैं इतना ही रखता हूँ। तो मैंने आपको पिछले सिस्टम की लिमिटेशंस भी बता दी, नए सिस्टम का इंट्रोडक्शन भी दे दिया, उसके मैकेनिक्स भी बता दिए क्या करना है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल इंट्रोड्यूस करा दिया और कॉस्ट किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं लाइफ साइकिल बेसिस पे वो भी बता दी। अब एक दो क्वेश्चंस ले सकता हूँ और उसके बाद कुछ लोग जो नए आ जाए हैं उनके लिए मैं इंस्ट्रक्शंस पास कर देता हूँ आखिरी 2 मिनट्स में ताकि उनको पता लगे कि वो कैसे catch up कर सकते हैं with the previous lecture. So I'm looking at the questions now. जी, सोल्यूशन में मैंने अभी महवेश सोल्यूशन मैंने भी देखा है, उसमें लास्ट ईयर उन्होंने 0.9 से डिवाइड किया है जो कि उनकी गलती है। मैं भी इससे कंफ्यूज हुआ था क्योंकि 0.9 मार्केटिंग कॉस्ट है, 0.9 जो है वो प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट नहीं है। तो इसी वजह से मैंने इसको करेक्ट कर लिया। मैं दोबारा देख लूंगा अगर मुझे सोल्यूशन में कुछ जो है वो मैं कंफर्म कर दूंगा आपको थ्रू गूगल क्लासरूम कि अभी तो यही है कि जो मैंने सोल्यूशन आपको दिया है वो ठीक है। ठीक है जी। व्हाट एल्स accountant must concentrate on accumulating cost and revenues of the product life cycle। जी बिल्कुल ठीक है आसिफ, that is very right observation। और good, so you are getting it very well and you're having a good participation and that also means that I am teaching you well। ठीक है जी, ऐसे ही है ना। तो आखिरी 2 मिनट्स हैं और मैं उन लोगों को जिन्होंने सिर्फ आज की क्लास में ज्वाइन किया है, राइट नाउ देयर आर 44 अटेंडीज, तो उनको मैं अब मुखातब करते हुए ये बता रहा हूँ जो कि मैं ऑलमोस्ट हर क्लास में बताता हूँ कि भाई आपके लिए मैंने गूगल क्लासरूम सेट किया है जिस पे तमाम नोट्स, तमाम लेक्चर रिकॉर्डिंग्स, तमाम इंस्ट्रक्शंस, तमाम कमेंट्स मौजूद हैं। आपने इस गूगल क्लासरूम को ज्वाइन करना है। ज्वाइन करने का तरीका सिर्फ ये है कि आपने अभी मुझे मेरे जीमेल आईडी पे zmzishan@gmail.com पे अपना जीमेल आईडी से ईमेल करनी है और मैं आपको गूगल क्लासरूम में ऐड कर दूंगा। और व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, उस पे उसके लिए मुझे 0300-863-1005 पे टेक्स्ट करना है तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में भी आ जाएंगे।
गूगल क्लासरूम की शेप मैं आपको दिखा दूं, और बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम भी हो रही है जी कैसे डाउनलोड करें। तो जब आप गूगल क्लासरूम में जाएंगे तो आपको स्ट्रीम मिलेगी। मैं जो मैसेज जैसे जैसे पोस्ट कर रहा हूँ वैसे वैसे आपको ये स्ट्रीम में मिलते जाएंगे, लेकिन आपने मेनली जाना है क्लास वर्क में। क्लास वर्क में जाके यहाँ पे सिलेबस है, डाउनलोड करना चाहें व्यू करें, क्लिक करें, डाउनलोड हो जाएगा। स्टडी टेक्स्ट है, डाउनलोडेबल है, प्रैक्टिस किट्स डाउनलोडेबल हैं। तो ये सारा रिसोर्स पास्ट पेपर्स पड़े हुए हैं। पहली क्लास ओरिएंटेशन हुई थी, उसकी रिकॉर्डिंग्स मौजूद हैं, डाउनलोड नहीं होंगी, सिर्फ प्ले होंगी। स्लाइड्स मौजूद हैं। फिर हमारा एक क्लास हुई थी 23 को, उसकी रिकॉर्डिंग मौजूद है। 25 को हुई थी, उसकी रिकॉर्डिंग मौजूद है। जो तमाम नोट्स हमने पढ़े हैं मौजूद हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस मौजूद हैं, सॉल्यूशंस मौजूद हैं, आज के लेक्चर मौजूद है, कल के होने वाले प्रैक्टिस क्वेश्चन मौजूद हैं। सो बेसिकली आई ट्राइड माय बेस्ट, क्योंकि मैं ऑनलाइन टीचिंग में पिछले कई सालों से इन्वॉल्व हूँ। 5-7 साल से मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ। मैं बाहर भी पढ़ाता हूँ, इंग्लैंड में भी पढ़ाता हूँ यहाँ से बैठ के। So I have so many foreign students as well. So I know in online teaching that is very important कि जो dissemination है material की वो बड़ी clear होनी चाहिए. So that is why you will find it very clear Google Classroom में। अभी और कोई learning management system चूंकि नहीं ICMP का, तो I use Google Classroom. I hope you understand it. एक दफा मैं लेक्चर भी प्ले करके दिखा देता हूँ। So you click on class recordings. तो जैसे आप क्लिक करोगे तो इस तरह की स्क्रीन आएगी और क्लास रिकॉर्डिंग जो है वो प्ले हो जाएगी। ठीक है, ये पिछला लेक्चर था। तो दैट्स इट फॉर टुडे एंड सी यू टुमारो विद प्रैक्टिस क्वेश्चंस एंड बिट मोर थ्योरी। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज। Bismillahirrahmanirrahim. Begin this class. Basically, we are starting with our very first topic. Following the course outline. Course outline में पहले जो लिखा हुआ था curve, which is part A, cost planning में आता है। तो मैं बिल्कुल learning अस्सलाम वालेकुम जी, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं, ठीक हैं? जी 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 ओके।